चलिए, हम कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कल हमने बात की थी एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, इट मींस बेड डेप्स। तो अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड ऑनर एसएससी को रेंट पे नहीं करता तो वो अनरियलाइज्ड रेंट कहलाता है, उसका एडजस्टमेंट करना होगा। ये बात कहाँ दे रखी है? ये बात दे रखी है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 4। रूल 4 में कंडीशंस दे रखी हैं कि एसएससी अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर सकता है एक्चुअल रेंट में से। अनरियलाइज्ड रेंट वो कम कर दे, डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या थी? टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। इसको मैंने डिटेल में बताया था कि वास्तव में वो प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। एसएससी यूं ना हो कि वो प्रॉपर्टी तो डीएलओपी है और चूंकि उसका एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाता है तो एसएससी बहाने बना रहा है, एक्चुअल में वो उसकी डीएलओपी प्रॉपर्टी है, रेंट उसे नहीं मिला, डीएलओपी प्रॉपर्टी पे भी नहीं मिलता। तो एसएससी डीएलओपी प्रॉपर्टी एक्चुअली तो उसका एक्सपेक्टेड रेंट पूरा टैक्सेबल हो जाना है, बट एसएससी बहाने बना रहा है, नहीं नहीं ये तो मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी है और ये रेंट तो मुझे मिला ही नहीं, और उसका डिडक्शन क्लेम कर ले। तो इस तरीके का बहाना नहीं चलेगा। टेनेंसी जेन्युइन होनी चाहिए, वास्तव में टेनेंट ने उसकी हाउस प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की थी। दूसरा हमने कहा टेनेंट ने या तो हाउस प्रॉपर्टी वैकेट कर ही ली है या स्टेप्स एसएससी ने उठाए हैं कि टेनेंट उस प्रॉपर्टी को खाली कर दे। तीसरा केस, डिफॉल्टिंग टेनेंट एसएससी के दूसरी किसी अदर प्रॉपर्टी के पोजीशन में नहीं होना चाहिए, उसके पास एसएससी की किसी दूसरी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए, और एसएससी ने लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर ली हैं या एसएससी प्रूव कर ले कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहां तक हमने कल बात की थी। इसका मैंने आपको 2 तरीके बताए थे और उसका रीजन बताया था मैंने आपको। कल मैंने आपको ये 2 तरीके बताए थे। इसको हम कह सकते हैं अप्रोच 1, जिसमें हमने क्या किया, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दिया, ठीक है। और दूसरा अप्रोच 2, वो कहां से पैदा हुआ? इनकम टैक्स रिटर्न्स में कॉलम्स की स्ट्रक्चरिंग ऐसे हो रखी है कि अनरियलाइज्ड रेंट को यहां पर जगह दी गई है ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद। तो 2 अप्रोच हैं। हमको एग्जाम में आईसीआई क्या बोलता है? आईसीआई बोलता है इस फर्स्ट अप्रोच से आपको करना है, बट जब आप ऑफिस में, जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी तब आपको ये अप्रोच करना है, ठीक है। इसके लिए हमने बात की थी। अब इस पे वैसे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन वो हो गया, आपको समझ आ गया? डिस्कस करने की जरूरत है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर जेड furnishes following particulars in respect of a house property owned by him in दिल्ली। म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है मकान की 2 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख और फेयर रेंट दे रखा है 2,40,000। एक्चुअल रेंट पर मंथ दे रखा है 21,000, ये पर मंथ है, और म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो गए हैं 18,000 पेड हो गए हैं, डिडक्शन मिलेगा। टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेट की, कब? टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेट कर दी 31 अक्टूबर 2021 को। इसका मतलब ये टेनेंट इस साल कितना टाइम पीरियड रहा? 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर, 7 मंथ्स हुआ। 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहा, इट मीन्स 7 मंथ्स रहा। एंड देयर आफ्टर द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट।
वापस दूसरे नए टीनेंट को प्रॉपर्टी दे दी गई। पुराना टीनेंट हमको कितना दे रहा था रेंट, 21,000 पर मंथ, और ये जो नया टीनेंट आया है ये देगा 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो पुराना टीनेंट 21,000 की रेट से पेमेंट कर रहा है रेंट का, नया टीनेंट 25,000 की रेट से रेंट का पेमेंट करेगा। ठीक है, तो पढ़ने से क्या लग रहा है कि क्या 1 नवंबर से ही नया टीनेंट आ गया क्या? बताइए। प्रॉपर्टी वैकेट हो चुकी है कब? 31 अक्टूबर को। फिर कह रहे देर आफ्टर मीन्स क्या मैं समझ लूं कि 1 नवंबर 2021 से नए टीनेंट को प्रॉपर्टी दे दी गई? यस, नए टीनेंट को 1 नवंबर से प्रॉपर्टी दे दी गई। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे को पुराने टीनेंट से रेंट मिला 21,000 इंटू 7 मंथ्स और नए टीनेंट से रेंट मिला 25,000 पर मंथ इंटू 5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। तो कैलकुलेटर में टोटल करके बताना, टोटल फिगर बता देना मेरे को कितना हुआ। 2,72,000। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? मिस्टर जेड कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर 2021 का रेंट नहीं मिला, क्यों? ड्यू टू डेथ ऑफ द अर्लियर टीनेंट। अर्लियर टीनेंट की डेथ हो गई, इसकी वजह से सितंबर और अक्टूबर का रेंट रिसीव नहीं हुआ। तो क्या वो उस प्रॉपर्टी में रहा? यस, वो उसके फैमिली मेंबर रह रहे थे। कई लोग कहते हैं सर आपने तो बोला डेथ हो गई, तो वो डेथ के बाद कैसे रह रहा था? उसके फैमिली मेंबर्स रह रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है डेथ के केस में सिंपैथी होती है ऑनर को कि ठीक है डेथ हो गई है तो रेंट के लिए भी नहीं पूछेंगे। फिर 2 महीने का रेंट नहीं मिला, फैमिली मेंबर्स चुका नहीं पाए, तो फिर लैंडलॉर्ड बोलता है कि ठीक है अब मकान खाली करो। तो 2 महीने का रेंट ओल्ड टीनेंट से नहीं मिल पाया। क्या सितंबर और अक्टूबर में ओल्ड टीनेंट था? ओल्ड टीनेंट से रेंट की रेट क्या थी? 21,000। 2 महीने का किराया नहीं मिला, तो 21,000 वाला इंटू 2 महीने कितना रेंट नहीं मिला? 42,000 नहीं मिला। हमको इस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालनी है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। ठीक है, तो पहला अप्रोच जो आईसीआई के हिसाब से सही है, जो एग्जाम में करना है, तो सबसे पहले फेयर रेंट लिख दिया मैंने। फेयर रेंट 2,40,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख, ये क्वेश्चन से उठा ली मैंने। क्या विच एवर इज हायर 2,40,000 जेड वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया? जेड वैल्यू ही बन गई मेरी एक्सपेक्टेड रेंट। तो जेड वैल्यू ही बन गया एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000। अब एक्चुअल रेंट मेरा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, यहां पर 2,72,000 है। ये क्या है? रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब जो अनरियलाइज्ड रेंट रहा ये यहीं पर ही लेस कर दिया जाए, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, तो ये हो गया 2,30,000। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। यस, तो वो जो टेबल थी हमारी, उस टेबल में क्या था? कौन सी वाली रॉ लग जाएगी? एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू अदर रीजन। तो उस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिलके भी नहीं मिला, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट ही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 2,40,000 बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो चुका है, तो 18,000 है, लेस कर दिया 18,000। तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई 2,22,000। ठीक है, अब अप्रोच 2 फेयर रेंट, यहां तक एक्सपेक्टेड रेंट तक सारी बातें सेम जैसा
अप्रोच 1 में थी सेम। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो सारी बातें सेम है। अब आगे की स्टोरी चेंज होगी। एक्चुअल रेंट पूरा लेना है, रिसीव्ड रिसीवेबल 2,72,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? यहां पर सिचुएशन ये बन गई कि रॉ नंबर 2 लग गई। तो यहां अप्रोच 1 में तो हमारी वो टेबल की रॉ नंबर 4 लग रही थी, और जब हम अप्रोच 2 में आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो वो तो हमारी रॉ नंबर 2 हो गई। बोलो, रॉ नंबर 2 हो गई, तो क्या हो गया? एक्चुअल रेंट ही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अप्रोच 1 में तो क्या हुआ था? एक्सपेक्टेड रेंट बना था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अप्रोच 2 में क्या हुआ? एक्चुअल रेंट बना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बताइए, दोनों अप्रोचेस में आंसर चेंज होगा कि नहीं? होगा। तो और इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स पेड जो हो चुके हैं लेस करेंगे, और अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट यहां किया जाएगा, और नेट एनुअल वैल्यू आ गई। और फाइनली हम देख रहे हैं कि दोनों अप्रोचेस में आंसर तक चेंज हो गया। ठीक है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आईसीआई ने बोला है ये अप्रोच लगाओ, फर्स्ट अप्रोच। एग्जाम में हम ये अप्रोच लगाएंगे, और ऑफिस में जब हम काम करेंगे तो अप्रोच 2 लगाएंगे। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए ताकि प्रैक्टिकली भी आपको जब ऑफिस में काम करो तो दिक्कत नहीं हो। फिर ये ना बोलो कि सर ने तो हमको बताया नहीं, सर ने तो हमको एक्चुअल रेंट में से लेस करने को बोला था। ठीक है, तो यहां कंफ्लिक्टिंग पॉइंट था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये बात थी अनरियलाइज्ड रेंट की। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपको बाद में बताऊंगा, होमवर्क करना रहेगा। पहले आगे का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, मैंने कल जो होमवर्क दिया उसमें आपको हो सकता है एक दिक्कत आई हो। उसमें दे रखा था कि 2 महीने क्या रहा? 2 महीने वो एसओपी रहा, एसएससी ने खुद ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो चीज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज देखिए, मकान, सपोज आपके पास ये एक ही मकान है, ये एक ही मकान है, मकान एक ही है, इसका 75% पोर्शन लेट आउट किया हुआ है और 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जितना पोर्शन लेट आउट है उसकी कैलकुलेशन हम सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में करेंगे, और जितना पोर्शन एसओपी है उसकी कैलकुलेशन हम सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं, ये हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं एरिया वाइज। जितना पोर्शन लेट आउट है उसका लेट आउट पोर्शन की तरह सेक्शन 21 क्या सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 की तरह, और जो एसओपी है वो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, मकान एक ही है लेकिन वो 9 महीने लेट आउट रहा पूरा का पूरा, और 3 महीने पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा। तो यहां पर एसओपी होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 का रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। यहां पर वो क्या बोलता है कि अगर एक सिंगल डे के लिए भी आपने अपनी एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी लेट आउट की, तो अब ये एसओपी प्रॉपर्टी अपना एसओपी होने का करेक्टर खो देगी, इसकी एनुअल वैल्यू नहीं ले पाएंगे, और इसका कंप्यूटेशन एज इफ एलओपी होगा। और कौन से सेक्शन में जाके करेंगे? सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाके करेंगे। और वहां पर वो टेबल की कौन सी रॉ लग जाएगी? रॉ नंबर 4 लग जाएगी। रॉ नंबर 4 क्या बोलेगी? एक्चुअल रेंट कम है, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी। 2 महीने एसओपी रहा, उसकी वजह से एक्चुअल रेंट कम है, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ आई बात? इसका मतलब क्या हुआ इस केस में? तो
पूरे फुल ईयर के लिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 लगेगा। मतलब 2 महीने के लिए एसएससी ऐसे नहीं बोल सकता कि ये मकान 2 महीने के लिए एसओपी था, या 3, इस केस में 3 महीने में एसओपी था तो 3 महीने की एनुअल वैल्यू निल मानो। बोल सकता है कैसे? नहीं बोल सकता, क्योंकि सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 बीच में आड़े आएगा। वो बोलेगा कि अगर एक भी दिन एसओपी प्रॉपर्टी लेट आउट की तो वो अब अपना एसओपी होने का करेक्टर खो देगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब अनरियलाइज्ड रेंट की बात चली। देखिए, अनरियलाइज्ड रेंट के लिए गवर्नमेंट ने भले ही वर्ड यूज किया हो एडजस्टमेंट करेंगे, बट बेसिकली क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये एक तरीके से डिडक्शन ही है? ये एक तरीके से डिडक्शन ही है। गवर्नमेंट भले ही वर्ड यूज कर रही है एडजस्टमेंट, है तो ये डिडक्शन ही। तो अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिलेगा, और ये हम 4 कंडीशंस पढ़ चुके हैं। अब एक बात बताइए, अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन वाली बात तो खत्म हो गई। अब उसके आगे की कहानी, बाद के किसी साल में क्या आपको अनरियलाइज्ड रेंट जो पहले बेडेप्स हुआ था उसकी रिकवरी नहीं हो सकती क्या? वो आपको रिकवर हो सकता है कि नहीं? ये टीनेंट से अभी इस साल 21-22 में बेडेप्स हो गया, अनरियलाइज्ड रेंट है। वही टीनेंट उस वक्त बोल रहा था नहीं मेरे वास्तव में मजबूरी है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, और हम उसे कह रहे नहीं झूठ बोल रहा है। ठीक है, मकान हमने खाली करवा दिया। वही टीनेंट कल को मान लीजिए ईयर 2025-26 में 3-4 साल बाद आकर अपना जो उसने उस वक्त पे नहीं किया था 25-26 ईयर में आकर पे कर जाए, तो क्या हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो गई? तो जब हमने अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन गवर्नमेंट से मांगा तो गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे दिया हमको। अब बताइए, कल को फ्यूचर में रिकवरी मिलती है तो उसको टैक्सेबल किया जाए कि नहीं? आज डिडक्शन ले लिया 21-22 में आपने अनरियलाइज्ड रेंट बोलकर, कल को फ्यूचर में रिकवरी हो तो टैक्सेबल होगी कि नहीं? टैक्सेबल होगी। तो रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन अलग बनाया। डिडक्शन की बात यहां कंप्लीट हो गई। अब रिकवरी की बात आगे चलकर दे रखी है। सेक्शन 25A, अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हुई, टैक्सेबल होगा। सेक्शन 25A 2 बातों को डील करने के लिए बनाया गया। एक तो अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी, और इसमें एक बात और शामिल कर ली गई। कभी कभी लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में रेंट के अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट होता है। लैंडलॉर्ड क्या चाहता है? हमेशा कि मेरा रेंट हर साल बढ़े, और टीनेंट क्या चाहता है? नहीं, वही रहना चाहिए सालों तक। तो रेंट के अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में। लैंड जो टीनेंट है वो सेम रेट से कई सालों तक पे करता रहा। अब लैंडलॉर्ड को लगा कि नहीं, ये बढ़ा के कभी नहीं देगा, तो लैंडलॉर्ड ने टीनेंट से मकान खाली करवाने के लिए केस फाइल कर दिया। वहां पर लैंडलॉर्ड ने बोला कि या तो ये टीनेंट मेरे को बढ़ी हुई रेट से रेंट का पेमेंट करे या मकान खाली करे। अब केस लंबा चलेगा। मान लीजिए 4-5 साल बाद केस का फैसला आया लैंडलॉर्ड के फेवर में, और टीनेंट भी एग्री हो गया, ठीक है बढ़ावा रेंट में देने को तैयार हूं। अब कोर्ट क्या बोलेगा? बैक डेट से दो बढ़ावा किराया। ठीक है, तो अब जो लैंडलॉर्ड एसएससी है उसको बैक डेट से बढ़ावा किराया अभी करंट ईयर में मिलेगा। वो क्या है? वो पास्ट ईयर का बढ़ावा किराया है, डिफरेंस का अमाउंट, इंक्रीमेंटल अमाउंट, वो उसको अब रिसीव होगा।
तो वो कहलाता है एरियर ऑफ रेंट। ठीक है, तो एरियर ऑफ रेंट को भी इसी सेक्शन में कवर कर लिया गया कि अगर एसएससी को पास्ट पीरियड का इंक्रीमेंटल रेंट रिसीव होता है तो वो कहलाएगा एरियर ऑफ रेंट, तो वो भी सेक्शन 25A में ही टैक्सेबल होगा। किस ईयर में टैक्सेबल होगा? रिसेप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा। तो सिर्फ अनरियलाइज रेंट की रिकवरी को ये सेक्शन डील नहीं करता। अनरियलाइज रेंट तो है ही पॉइंट नंबर 1 और एरियर ऑफ रेंट भी है। उन दोनों की रिकवरी के लिए को टैक्सेबल करने के लिए सेक्शन 25A बनाया गया। इस सेक्शन में क्या लिखा गवर्नमेंट ने? द अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए टेनेंट और द अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली, बाद में मिल गया, फ्रॉम ए टेनेंट, जैसा भी केस हो, बाय एन एसएससी, एसएससी को मिल गया तो टैक्सेबल होगा। कब? इन द ईयर इन विच सच रेंट इज रिसीव्ड और रियलाइज्ड। क्या मैं बोल दूं कि ये रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा? रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा। और हो सकता है कि रिसिप्ट ईयर आने तक एसएससी वो प्रॉपर्टी बेच चुका हो, उसको बाद में मिला किराया, और जब मिला ये रिकवरी जब रिसीव हुई एट उस ईयर में एसएससी उस मकान का ओनर ही नहीं था। अब रिकवरी मिल गई, एसएससी आर्ग्यू कर रहा है कि साहब ये रिकवरी टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो बोलेगा, आपको याद है चार्जिंग सेक्शन 22 में कंडीशन है एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। अब एसएससी आर्ग्यू करेगा कि रिसिप्ट ईयर में तो मैं इस मकान का ओनर हुई नहीं, तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी हेड रिसिप्ट ईयर में लगेगा ही नहीं, तो ये रिकवरी मेरे को टैक्सेबल ही नहीं होगी। कुल मिलाकर वो आर्ग्यूमेंट करके रिकवरी को टैक्सेबल नहीं होना देना चाहेगा कि रिसिप्ट ईयर में तो मैं इस मकान का ओनर ही नहीं रहा। तो चूंकि ओनरशिप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, चार्जिंग सेक्शन 22 की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये रिकवरी टैक्सेबल होगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने उस बात को ध्यान में रखते हुए एक बात लिख दी इस सेक्शन में कि ये रिकवरी टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होगी, और चाहे एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर हो चाहे ना हो, रिसिप्ट ईयर में, रिसिप्ट ईयर में एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर हो चाहे ना हो, irrespective of the fact that the SSC is owner of that house property in the year of receipt or not. अब टैक्सेबल हो गया। एसएससी की दिक्कत, एसएससी बोलेगा अगर ये उसी वक्त ही रिसीव हो जाता तो मेरे को 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता, तो कम से कम वो तो दे दो, रिसिप्ट ईयर में दे दो। तो यस, गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, वो आप सही कह रहे हो, वो वाजिब बात है, तो ठीक है, इस रिकवरी में से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे। इसका मतलब बैलेंस 70% रिकवरी ही टैक्सेबल होगी। लॉजिकल बात है कि नहीं? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिले, बाकी की 70% बैलेंस रिकवरी ही टैक्सेबल होगी। अब एक सवाल पैदा होता है कि ठीक है, ये पास्ट ईयर की रिकवरी थी, अभी तो हम करंट ईयर का सब कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे, करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का फेयर रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सब हम निकाल के हमने करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली होगी। ये तो पास्ट ईयर का अमाउंट था जो अब रिसीव हुआ, इसको गवर्नमेंट ने बोला टैक्सेबल होगा। ठीक है, मान गए टैक्सेबल होगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल होगा, बट इसका इफेक्ट हम कहां, इसको शो कहां करेंगे? हमारा तो एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न चल रहा है, हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली, इसका इफेक्ट हम कहां शो करें? बिल्कुल एंड में। पहले हम करंट ईयर का हिसाब किताब कर लें, करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लें, उसके बाद एड रिकवरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A। तो इसका इफेक्ट बिल्कुल लास्ट में देना है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट ईयर की रिकवरी है, इसलिए इस सेक्शन का इफेक्ट बिल्कुल एंड में दिया जाएगा। तो पहले तो करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब हो जाएगा,
फिर ऐड ये रिकवरी टैक्सेबल बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, वो भी सिर्फ 70%। ठीक है, चलिए फिर एक और खास बात। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें वो बात कवर हो जाएगी। मान लीजिए मिस्टर डी है जो कि ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का 2015-16 में 2015-16 में वो इस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है और उसने ये मकान बेच दिया। कब? 23 जून 2016 को ये मकान बेच दिया। उस ईयर में उसका इस मकान के लिए अनरियलाइज रेंट था 40,000 जो कि ड्यू था। 40,000 अनरियलाइज रेंट रहा उस ईयर में। किस ईयर में? 2015-16 में अनरियलाइज रेंट रहा 40,000। बताइए 2015-16 में इसको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम करना चाहिए। ये किस ईयर का अनरियलाइज्ड है? 15-16 का। तो इसको अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट किस ईयर में करना चाहिए? 15-16 में करना चाहिए। बट उस ईयर का मतलब 15-16 का रिटर्न जब उसने फाइल किया तो उसने उसको 30,000 ही अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिला, या उसने गलती कर ली। एक्चुअल अनरियलाइज्ड रेंट तो कितना था? 40,000, बट उसने रिटर्न फाइल करते वक्त सिर्फ 30,000 का ही डिडक्शन क्लेम किया। इसका मतलब 10,000 का डिडक्शन उसका क्लेम करना रह गया। कोई भी रीजन हो सकता है, गलती हो गई उससे। तो ये किस ईयर का है? ये 2015-16 का है। और एक्चुअल कितना रहा? एक्चुअल अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल कितना है? 40,000। बट उसको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन कितना मिल पाया? 30,000 ही मिल पाया। तो जो 10,000 का उसका डिडक्शन क्लेम करना रह गया वो कहलाएगा शॉर्ट डिडक्शन। शॉर्ट डिडक्शन ये क्लेम करने से रह गया। किस ईयर में? 15-16 में। ठीक है। अब मान लो ये प्रीवियस ईयर 15-16, अब प्रीवियस ईयर 2021-22 में मान लो रिकवरी रिसीव हो रही है, इसी टेनेंट से रिकवरी मिली। कितना पैसा डूबा? कितना था एक्चुअल? 40,000 डूबा। जरूरी है क्या पूरी रिकवरी मिल जाए? 40,000 का 40,000 वो आज 21-22 में लाके दे जरूरी है क्या? नहीं। तो इस साल 15,000 की ही रिकवरी हो पाई 40,000 में से। ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये रिकवरी टैक्सेबल है। कब? प्रीवियस ईयर 2021-22 में ये रिकवरी 15,000 टैक्सेबल है। अब एसएससी एक आर्ग्यूमेंट करेगा कि मेरा पास्ट में 10,000 का डिडक्शन क्लेम करना रह गया था, तो वो मेरे को जब वो मैंने तब क्लेम नहीं किया था तो वो अब मैं क्लेम करता हूं। तो जितना पहले मेरा शॉर्ट डिडक्शन क्लेम करना रह गया था वो मैं अब क्लेम करता हूं, तो बाकी का बचा 5,000 मैं यही टैक्सेबल कराऊंगा। और हाँ, अभी इस 5,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और लेस हो जाएगा। तो वो लेस करने के बाद का फिगर कितना रहेगा? 3,500। तो 1,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से लेस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? बैलेंस रिकवरी टैक्सेबल करनी है और वो भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद जो बचेगा वो फाइनली टैक्सेबल होगा। तो बताइए लॉजिकल है या नहीं? उसका 2015-16 में उसने कम डिडक्शन लिया, 40,000 के बजाय 30,000 ही लिया, तो 10,000 का डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन रह गया।
तो जो पहले क्लेम करना रह गया वो अब क्लेम करना चाहता है। कब? 21-22 में। क्लेम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। ठीक है, वो अलाउ हो जाएगा। और रिकवरी अब 5,000 की रही, इसमें से भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, तो बाकी की रिकवरी ही 3,500 टैक्सेबल रहेगी। समझ आ गई बात? नहीं ले सकता है, अगर तब ले लिया था। इनका कहना है कि 40,000 का तब ले लेते पूरा। अगर तब ले लेते पूरा, 40,000 डूबा था, 40,000 का डिडक्शन एट दैट टाइम ले लिया गया था, तो शॉर्ट डिडक्शन की बात ही नहीं आएगी। भूल गया था या किसी भी रीजन से उसका क्लेम करना रहा बाकी, तो वो अब क्लेम कर सकता है। और अगर 40,000 डूबा था, 40,000 का पूरा डिडक्शन उसने 15-16 में ले ही लिया था, तो अब शॉर्ट डिडक्शन कहां से लेस कर पाएगा? 21-22 में। हाँ, अगर 5,000 रिकवर होता, गुड क्वेश्चन, अगर 5,000 रिकवर होता इसको, तो क्या होता? रिकवरी 15,000 के बजाय 5,000 ही रहती, तो क्या होता? ये बोलता 10,000 तक तो मेरे को सब माफ है, 10,000 का मेरा शॉर्ट डिडक्शन है, जब तक वो है तब तक मेरे को कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। तो 10,000 में से अभी मैं 5,000 पूरा क्लेम कर रहा हूं, बैलेंस रिकवरी 0 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0, कुछ भी टैक्सेबल अभी नहीं कराऊंगा। बात समझे? चलिए, तो ये बातें यहां पर दे रखी हैं। 21, हाँ, फ्यूचर में फिर 5,000 और मिलता है, मान लो 22-23 में, तो फिर बाकी का अभी बैलेंस डिडक्शन कितना बचा हुआ है? 5,000, वो फिर क्लेम करेगा। इसलिए तो गवर्नमेंट ने बोला जैसे जैसे पूरी रिकवरी एक साथ मिले कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है रिकवरी टुकड़ों में मिले। 40,000 डूबा है, 15,000 इस साल मिला, बाकी का अमाउंट मान लो 10,000 अगले साल मिले। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला रिकवरी कब टैक्सेबल होगी? रिसिप्ट ईयर में। ठीक है, तो 21-22 में अगर उसको रिकवरी होती है 15,000, तो जितना उसका पहले डिडक्शन क्लेम करना रह गया था 10,000 उसको अलाउ नहीं हुआ था, तो 10,000 तक रिकवरी भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो 15,000 में से 10,000 चला गया, 5,000 बचा, 30% लेस होके बाकी का 3,500 ही टैक्सेबल होगा रिसिप्ट ईयर 21-22 में। समझ आ गई बात? अब चैप्टर के लास्ट में इसको लेकर एक कमेंट दे रखा है। अब एक बात और, मेरे को एक बात बताओ कि एसएससी का कहना है कि मेरा 15-16 में जो डिडक्शन था 40,000, अनरियलाइज रेंट था मेरा 40,000, मेरा 40,000 रेंट बेड डेप्स हुआ 15-16 में, मैं डिडक्शन पूरा का पूरा लेना भूल गया। अब 21-22 में 21-22 की जो करंट ईयर की रेंटल इनकम है उसमें से मैं ये डिडक्शन लेना चाहता हूं, क्या मिल जाएगा? अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम करना रह गया कब? 15-16 में, और वो अब 21-22 की करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की इनकम से ये डिडक्शन लेना चाहता है, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने लिया, साफ साफ झूठ क्यों बोल रहे हो? वो तो रिकवर्ड अमाउंट में से लेस हुआ। नहीं, 15-16 में बेड डेप्स हुआ, रह गया क्लेम करना, ठीक है। अब वो 16-17 में भी आप क्लेम नहीं कर सकते। मैंने जो क्लेम किया, लेस किया, वो मैंने रिकवर्ड अमाउंट में से अलाउड है। क्या 21-22 की करंट ईयर की इनकम में से ये लेस करना अलाउ है? नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि
आपका 15-16 आपका जो है 2015-16 का जो शॉर्ट डिडक्शन रहा, हम क्या पूरा का पूरा शॉर्ट ही है, 40,000 क्लेम करने से रह ही गया पूरा का पूरा, तो वो पूरा का पूरा शॉर्ट ही है 40,000। मैं ये कह रहा हूं कि अब इसी में से अगर रिकवरी मिले तो इसमें से तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। रिकवरी रिसीव हो रही है प्रीवियस ईयर 21-22 में, इसमें से तो लेस हो जाएगा, लेकिन क्या 21-22 की करंट ईयर की जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी उसमें से लेस कर पाओगे क्या? नहीं। मैं ये समझा रहा हूं, बात समझे कि अगर शॉर्ट डिडक्शन रहा है तो वो क्लेम किसमें से किया जा सकता है? जब उसकी रिकवरी मिले उसमें से ही क्लेम किया जा सकता है। बाद के किसी साल की जो करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की इनकम है उसमें से लेस नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ये बात यहां दे रखी है। डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर का वो अनरियलाइज रेंट है, डिडक्शन मिलेगा क्या? तो डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट कैन बी अलाउड ओनली इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ही मिलेगा, जिस ईयर से वो रिलेटेड है, जिस ईयर से रिलेटेड है अनरियलाइज रेंट उसी में मिलेगा। ये सबसेक्वेंट ईयर में लेस नहीं होगा। क्यों? इसका लॉजिक, यहां पर कंसेप्ट एनुअल वैल्यू का है। उस ईयर की एनुअल वैल्यू पूरी टैक्सेबल होगी, तो पिछले साल का कोई अनरियलाइज रेंट है वो आप इस साल की करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। हां, इस साल पुराने वाले अनरियलाइज रेंट में से कोई रिकवरी मिली हो उसमें से तो कर सकते हैं। क्लियर कि डाउट? ये मैंने अभी जो लिखा ना यहां पर वही बात की मैंने, ये रिकवरी में से लेस कर सकते हैं जब सेम रिकवरी मिले। ये 40,000 डूबा था, यही रिकवर हुआ, तो इस रिकवरी में से ये हम लेस कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी 21-22 की करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की इनकम में से लेस नहीं कर सकते। हां, अगर रिकवरी कभी रिसीव ही ना हो और शॉर्ट डिडक्शन रहा है उस अनरियलाइज रेंट का, तो वो हमेशा अनक्लेम्ड ही रह जाएगा, उसको क्लेम नहीं किया जा सकता। क्लेम तभी किया जा सकता है जब उसके रेस्पेक्ट में रिकवरी मिली हो। क्लियर? लेकिन आगे और बात, हाउएवर इफ इन एनी पास्ट ईयर शॉर्ट डिडक्शन रहा था आपका अनरियलाइज रेंट का, वो अलाउ हो जाएगा। कब? जब सब सेम टीनेंट से, रिकवरी भी सेम टीनेंट से होनी चाहिए। लैंडलॉर्ड एसएससी को रिकवरी मिली सेम टीनेंट से, तो रिकवरी वाले ईयर में वो शॉर्ट डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, बट वो अलाउ उसी रिकवरी वाले अमाउंट से ही होगा और बैलेंस रिकवरी टैक्सेबल होगी। हां, उस बैलेंस रिकवरी पर फिर एक बेनिफिट मिल जाएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर? तो ये थी आपके अनरियलाइज्ड रेंट की बातें। अब इसके बाद आते हैं हम देखिए, एक बात हमने समझी थी, बताइए एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट आप मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज पर क्लेम कर सकते हो? 2 प्रॉपर्टीज पर, मैक्सिमम 2। उनकी एनुअल वैल्यू क्या लोगे? निल। ठीक है, अगर एक से ज्यादा एसओपी एनओपी है तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 5 हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 आप एसओपी एनओपी ले लो, उनकी एनुअल वैल्यू निल ले लो, बाकी की 3 प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी? डीएलओपी कहलाएंगी। और डीएलओपी प्रॉपर्टी का क्या टैक्सेबल होगा? डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में आपकी ये टेबल की रॉ नंबर 1 लग जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट पूरा का पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। क्यों? एक्चुअल रेंट डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में ऑलवेज मिसिंग। एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा हमारे सामने और एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और डीएलओपी प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट एज इफ एलओपी होता है।
ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन में आप आ जाओगे, एक्सपेक्टेड रेंट को बनाओगे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये सब बातें हमने यहां पढ़ ली थी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा एसओपी एनओपी है, तो सिर्फ दो तक एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट मिलेगा, बाकी सब डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगी। और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में करना होता है, और ये सिलेक्शन एसएससी एवरी ईयर चेंज कर सकता है। पढ़ा ऐसा? अब सपोज एसएससी के पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, जो तीनों की तीनों मान लो एसओपी हैं। 3 में से कितनी एसओपी क्लेम कर पाएगा? 2 क्लेम कर पाएगा, बाकी एक को डीएलओपी मानना पड़ेगा। अब 3 में से कौन सी 2 को एसओपी मानूं और कौन सी एक को डीएलओपी मानूं? कोई भी सिलेक्शन एसएससी को करना है, लेकिन उसमें भी एक खास बात है, वो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज को एसओपी माने, कौन सी एक को डीएलओपी माने, ये भी एक मिस्ट्री है। दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, कौन सी वाली 2 एसओपी माने और एक डीएलओपी माने। जहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिस ऑप्शन में कम आए, तो इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। वो करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस बात को लेकर। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा एग्जाम में काफी बार आता रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, Ganesh has 3 houses, all of which are self-occupied. Particulars of the houses, 3 मकान है उसके पास और सारे के सारे क्या है? एसओपी हैं। तो वो 2 ले पाएगा एसओपी, एक उसको डीएलओपी मानना पड़ेगा। और इन मकानों की डिटेल आपको दे रखी है इस साल की, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है तीनों मकानों की, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, ठीक है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन या परचेज दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है, बट वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। म्युनिसिपल टैक्स जब भी परसेंटेज फॉर्म में दे रखा हो तो वो हम किसका परसेंटेज लेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या? नहीं, म्युनिसिपल टैक्स जब भी परसेंटेज फॉर्म में दिया जाए तो वो कंप्यूट होगा म्युनिसिपल वैल्यू पर। इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है। म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज कंप्यूट होता है म्युनिसिपल वैल्यू पर, ठीक है। फिर तीनों मकानों की ये जो डिटेल है उसमें बोल रहे हैं हाउस 1 के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। हाउस 2 के लिए इंटरेस्ट है, अभी करंट ईयर का ही है, करंट ईयर का ही है, ठीक है। और करंट ईयर का क्यों है बताओ? इसमें पीसीपीआई शामिल क्यों नहीं है? देखिए, आपके मकान का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया? हाउस 1 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 99 में कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन। अगर हमारा पीसीपीआई होता है तो पहली किस्त की छूट हमको जिस साल हम परचेज कंस्ट्रक्शन करते हैं उस ईयर में मिल जाती है, तो पहली किस्त की छूट 99 में मिल गई होगी। तो आज 21-22 चल रहा है, मतलब पीसीपीआई पूरा राइट ऑफ हो चुका होगा कि नहीं? पीसीपीआई की पूरी 5 किस्तें अलाउ हो चुकी होंगी ना। पहली किस्त की छूट अगर 99 से मिली तो आज 21-22 चल रहा है, तो 5 किस्तें पूरी खत्म हो चुकी हैं। अब अगर है भी तो वो करंट ईयर का इंटरेस्ट है, और वो भी तभी होगा जब लोन अभी आउटस्टैंडिंग है। तो क्लियर? तो ये आपको करंट ईयर का ही दे रखा है, और दूसरे मकान का, थर्ड मकान का भी करंट ईयर का ही दे रखा है, ठीक है। अब
दूसरे मकान का जो दे रखा है वो इंटरेस्ट 55,000 है और थर्ड हाउस का 1,75,000 ये इंटरेस्ट आपको दे रखा है। बट एक खास बात, सेकंड हाउस के लिए जो लोन है वो आपने उठाया है रिपेयर के लिए, और थर्ड हाउस के लिए जो लोन लिया है वो आपने परचेस के लिए लिया है। ये बातें नोट करने लायक है। सेकंड हाउस के लिए जो लोन उठाया है वो रिपेयर के लिए उठाया है, और थर्ड हाउस के लिए जो लोन उठाया है वो परचेस के लिए लिया है। ठीक है, अब आपको बोला क्या जा रहा है कि मिस्टर गणेश की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए, और उसमें भी ये सजेस्ट करिए कि कौन सा वाले मकान वो एसओपी माने, क्योंकि 2 एसओपी मान सकता है, उसकी एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी, बाकी एक को तो डीएलओपी मानकर टैक्सेबल बताना पड़ेगा। तो कौन सा वाला टैक्सेबल बताएं 3 में से, मुद्दा ये है, और ताकि उसकी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो। सीए का काम यही होता है, अपने क्लाइंट की टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना, इसके लिए उसको टैक्स प्लानिंग बताना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा मकान वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने दो, ताकि एक डीएलओपी जो मानेगा वही टैक्सेबल होगा। तो ऐसा वाला डीएलओपी टैक्सेबल बताओ 3 में से, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली कम हो जाए। तो कैसे कम करें इसको? एक्चुअल पोजीशन क्या है? गवर्नमेंट ने कानून बनाया वो अलग बात है, एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन तो ये है कि उसके ये तीनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड ही हैं। इसमें से 3 में से 2 एसओपी मान सकते हैं हम, और एक डीएलओपी मानना ही पड़ेगा। कौन सा वाला माने तीनों में से, मुद्दा ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सॉल्व होंगे। कैसे? एक बार सुन लो, ठीक है? जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है आपको समझ नहीं आए, लेकिन बाद में 2 स्टेप अप्लाई करने के बाद जब मैं उसको अल्टीमेट शेप दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि हमने स्टेप 1 स्टेप 2 क्यों किया था। बात एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है? मैं पहला स्टेप अप्लाई करूंगा, पहला स्टेप अप्लाई कर रहा हूं स्टेप 1 कि ऑल हाउसेस को मैं एज्यूम कर रहा हूं, है नहीं वो सारे मकानों को मैं डीएलओपी मानकर कैलकुलेशन कर लूंगा एक बार। वो है तो एसओपी, बट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि तीनों के तीनों मकान डीएलओपी हैं। ये मानकर एक बार कैलकुलेशन करनी है स्टेप 1। तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। डीएलओपी की कैलकुलेशन एज एफ एलओपी होती है। सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में जाकर करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हाउस 1 से। हाउस 1 की म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है, फेयर रेंट 3,75,000 है, विच एवर इज हायर 3,75,000 वो बन जाएगा जेड वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड रेंट 3,50,000 है, विच एवर इज लेस 3,50,000 वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो फाइनली एक्सपेक्टेड रेंट कितना? 3,50,000। 3,50,000 ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ठीक है? हाउस सेकंड का भी निकाल लो। म्युनिसिपल वैल्यू 3,60,000, फेयर रेंट 2,75,000, विच एवर इज हायर 3,60,000। जेड वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट है 3,70,000, क्या होगा? विच एवर इज लेस 3,60,000। 3,60,000 बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हाउस 3 का करें। म्युनिसिपल वैल्यू 3,30,000, फेयर रेंट 3,80,000, विच एवर इज हायर 3,80,000 वो गया जेड वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट 3,75,000, विच एवर इज लेस 3,75,000। 3,75,000 बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो पुराने प्रोविजंस जो हमने डिस्कस कर रखे हैं वही है। एक्सपेक्टेड रेंट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वही तो किया हमने, नया कुछ नहीं किया अभी तक। अब बताइए
ये मकान डीएलओपी है तीनों के तीनों, ये मानते हुए करना है। एक्सपेक्टेड रेंट सबका सामने आ चुका है, एक्चुअल रेंट कहां से पैदा करें? बोलो। एक्चुअल रेंट ऑलवेज मिसिंग इन केस ऑफ इफ द प्रॉपर्टी इज डीएलओपी, ऑलवेज मिसिंग। तो एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, तो डीएलओपी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यही मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में पेड दे रखे हैं, परसेंटेज फॉर्म में दे रखे थे, हमने म्युनिसिपल वैल्यू पर कैलकुलेट कर लिए और जो भी कैलकुलेशन आई हमने लेस कर दिया, क्योंकि पेड हो चुके हैं तो लेस हो जाएंगे। ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू आ गई सबकी, इसमें से हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया सबका। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो भी एक्चुअल है वो लेस कर दिया, जो भी एक्चुअल है लेस कर दिया। बताइए, प्रॉपर्टी अगर लेट आउट होती है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट होती है क्या? नहीं होती। पूरा का पूरा लेस कर पाएंगे? बोलो। डीएलओपी मान के सॉल्व करना है, और प्रॉपर्टी एलओपी हो चाहे डीएलओपी हो, इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कोई लिमिट है क्या? नहीं। तो पूरा डिडक्शन मिल गया। तो अगर मैं ये एज्यूम करते हुए कि तीनों मकान डीएलओपी हैं तो मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आती है, बट ये तो सिर्फ एक अजम्पशन है। मैंने तीनों मकानों को डीएलओपी मानते हुए कैलकुलेशन कर ली कि अगर तीनों मकान में डीएलओपी मानता हूं तो मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आएगी। ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ अभी। फिर स्टेप सेकंड यहां से शुरू हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या मानूंगा? ऑल हाउसेस को मैं दोबारा एज्यूम करूंगा कि अगर ये एसओपी हैं तीनों के तीन हो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, बट एज्यूम करना है 1 मिनट के लिए। एज्यूम कर लिया तो एसओपी मकान की एनुअल वैल्यू क्या होती है? निल। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। बट अगर मकान एसओपी होता है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन एक लिमिट तक मिलता है। बोलो। लिमिट तक मिलता है। बताइए, सेकंड हाउस के लिए आपने लोन रिपेयर के लिए लिया है तो उसका इंटरेस्ट भले ही 55,000 हो, बट आपको डिडक्शन 30,000 का ही मिलेगा, क्योंकि लोन आपने रिपेयर के लिए लिया है। तो नेगेटिव आ जाएगा 30,000। ठीक है। सेकंड हाउस का पूरा का पूरा लेस हो जाएगा क्या? अगर इसको मैं एसओपी मानता हूं तो ये पूरा का पूरा लेस हो जाएगा। क्यों? ये परचेज के लिए लिया है। 2 लाख तक छूट मिलती है इसमें, 2 लाख तक मिल जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टेप 2 में मैंने क्या किया? तीनों मकानों को मैंने एज्यूम कर लिया एसओपी है। पहला स्टेप क्या था? ऑल हाउसेस एज्यूम डीएलओपी। सेकंड स्टेप क्या? ऑल हाउसेस एज्यूम एसओपी। सबके टैक्सेबल अमाउंट आ गए। अब कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। कॉम्बिनेशन क्या बनाऊंगा? देखिए, हाँ, -25। देखिए, थर्ड हाउस का बोल रहे हो आप, सेकंड हाउस का 25 आएगा। देखिए, आपका सेकंड हाउस का एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है? 55,000। मकान अगर एसओपी होता है तो उसके लिए इंटरेस्ट की एक लिमिट होती है, या तो 30,000 या 2 लाख। ठीक है, 30,000 या 2 लाख। अब लिमिट किसके लिए होती है? जनरल लिमिट। देखिए, एनहांस लिमिट कब मिलती है? जब लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो। अगर रिपेयर के लिए होता है तो जनरल लिमिट ही मिलती है 30,000। ठीक है। अब आप एक
और भी बात नोट करनी होगी आपको, अगर आप ये दोनों एसओपी मान रहे हो तो इन दोनों का भी 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो, आपका मकान एसओपी एनओपी है, उस पर इंटरेस्ट की छूट मैक्सिमम 2 लाख होनी, 2 लाख होती है। मैक्सिमम छूट कितनी होती है? 2 लाख। ठीक है, ये वाला हाउस सेकंड देखिए, दोबारा समझिए। हाउस सेकंड का लोन लिया गया रिपेयर पर्पस के लिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए होता तो आपको एनहांस लिमिट 2 लाख तक अलाउ होती, लेकिन लोन रिपेयर के लिए लिया है तो एनहांस लिमिट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल इंटरेस्ट भले ही कितना है 55,000, बट 30,000 जितना ही अलाउ होगा मैक्सिमम। तो जब 30,000 लेस करोगे तो 30,000 नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। दूसरे हाउस का परचेज के लिए लिया है, 2 लाख तक अलाउ है। ठीक है, 2 लाख तक अलाउ है तो 1,75,000 अलाउ है पूरा, तो ये पूरा अलाउ जाएगा, ये नेगेटिव। तो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला कि अगर हम तीनों मकानों को एसओपी मानते हैं तो उनकी टैक्सेबल वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है चाहे नेगेटिव आती है वो सेकेंडरी इशू है, बट वैल्यू क्या आती है इनकी, कैलकुलेशन कर ली। बट ये तो अजम्पशन है, ये तो अजम्पशन है ना। अब फाइनल टच देते हैं, अजम्पशन की बात अब साइड में, अब रियलिटी में आते हैं। गवर्नमेंट लेने देगी क्या सारे के सारे डीएलओपी, सारे के सारे एसओपी? नहीं। तो मकान 3 है तो 3 ऑप्शन बनेंगे। पहला ऑप्शन, अगर अभी तक समझ नहीं आया है अब समझ में आएगा, मैंने पहले ही कहा था अब समझ आएगा। पहला ऑप्शन, अगर आप हाउस फर्स्ट और सेकंड को एसओपी मानते हो तो आपको हाउस थर्ड को डीएलओपी मानना पड़ेगा। रियलिटी तो यह है, अभी तक तो अजम्पशन की बात चल रही थी। फिर ऑप्शन 2, अगर हाउस फर्स्ट और थर्ड को एसओपी मानते हो तो सेकंड को डीएलओपी मानना पड़ेगा। और ऑप्शन 3, अगर सेकंड और थर्ड को एसओपी मानते हो तो फर्स्ट को डीएलओपी मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर मकान 3 है तो हमारे सामने ऑप्शन भी 3 होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में चलते हैं। ऑप्शन 1 में आपने क्या किया, हाउस फर्स्ट और सेकंड को एसओपी माना, तो उनके एसओपी होने की वैल्यू स्टेप 2 से पकड़ के लाओ, इधर फिट करो। हाउस 2 एसओपी है, उसके टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो पकड़ के लाओ, फिट कर दो इधर। लेकिन हाउस 3 डीएलओपी मानना है तो वो डीएलओपी होने का उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है। समझे अब बात कि हमने ये सब नाटक क्यों किए? स्टेप 1, स्टेप 2, एज्यूम ऑल हाउसेस डीएलओपी, एज्यूम ऑल हाउसेस एसओपी। हमको एक बार उनकी टैक्सेबल वैल्यू निकालकर अब फिट करनी थी यहां पर। तो हाउस 3 डीएलओपी है, उसके डीएलओपी होने की वैल्यू वहां से खींच के लाओ, यहां फिट करो। तो अब अल्टीमेटली क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है, ये इसमें से नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट हो जाएगा ना, फाइनल टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? ये ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में हमने क्या किया, हाउस फर्स्ट और थर्ड को एसओपी माना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एसओपी होने की उसकी वैल्यू वहां से खींच के लाओ, ठीक है, और हाउस थर्ड के एसओपी होने की वैल्यू वहां से खींच के लाओ, ठीक है, और हाउस सेकंड डीएलओपी है तो डीएलओपी वाली टेबल से हाउस सेकंड की वैल्यू खींच के लाओ, फिट कर दो। ठीक है, समझ गए ये सब क्यों किया, स्टेप 1 स्टेप 2, या नहीं समझ आया? वापस बताऊं, वापस बताऊं? चलिए, तो अब फाइनल टैक्सेबल वैल्यू ऑप्शन सेकंड में क्या रह गई? 1,840।
ऑप्शन थ्री, इधर बहुत ज्यादा काटपीट हो गई है। ऑप्शन 2 तक आपको समझ आ गया। अब ऑप्शन 3, हाउस सेकंड और थर्ड एसओपी मानना है। हाउस सेकंड वो टैक्सेबल वैल्यूज की क्या, वहां से पकड़ के लाओ एसओपी होने की वैल्यूज की, और हाउस थर्ड एसओपी है उसकी वहां से टैक्सेबल वैल्यू पकड़ के लाओ। पकड़ के लेकर आ गए, एक बार लिख दिया हमने। और हाउस फर्स्ट डीएलओपी मानना पड़ेगा, तो उसके डीएलओपी होने की वैल्यू वहां से डीएलओपी वाली टेबल से पकड़ के लाओ। ठीक है, तो वो पकड़ के लाए तो यहां फिट कर दो। अब एक खास बात, हाउस सेकंड और हाउस थर्ड को आप एसओपी मान रहे हो। ये जो 2 लाख का डिडक्शन है वो दोनों एसओपी का एग्रीगेट है या दोनों के लिए अलग अलग है? 2 लाख एग्रीगेट पर है। तो एग्रीगेट वैसे बन रहा था 2,05,000, उस 2,05,000 को आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 2 लाख पर। तो 2 लाख का नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में एडजस्ट हो जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन की टैक्सेबल वैल्यू 19,800। तीनों ऑप्शन आपके सामने। जिस ऑप्शन में आपकी टैक्सेबल वैल्यू कम आ रही है, कम कौन से ऑप्शन में आ रही है? कम आपके सेकंड ऑप्शन में आ रही है, सबसे लोअर टैक्सेबल वैल्यू। आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे जहां आपकी लोअर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि हाउस फर्स्ट और थर्ड को एसओपी मानना है और हाउस सेकंड को डीएलओपी मानना है। सिलेक्शन कैसे हुआ, समझ आ गई बात? तो सिलेक्शन करने में भी ये दिमाग लगाना है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन थर्ड देखिए, ऑप्शन थर्ड में हुआ क्या है, हाउस सेकंड और थर्ड को आप एसओपी मान रहे हैं। उनके इंटरेस्ट के अमाउंट आप एसओपी वाली टेबल से लेकर आ गए, इधर लिख दिए एक बार तो, बट वो इंटरेस्ट की वजह से नेगेटिव आए। ये अल्टीमेटली क्या है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से नेगेटिव हुआ। आपका जो 2 लाख तक इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है मैक्सिमम एसओपी प्रॉपर्टी पर, परचेज और कंस्ट्रक्शन पे होता है, सही है? हाँ बिल्कुल, परचेज कंस्ट्रक्शन पे होता है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये थर्ड वाली का तो परचेज का है, बोलो, और सेकंड वाली का रिपेयर का है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मैं 2 लाख का ही डिडक्शन ले रहा हूं, जिसमें से थर्ड वाली का 1,75,000 ले रहा हूं, जो 5,000 कम हो रहा है वो हाउस सेकंड में से हो रहा है। तो हाउस सेकंड का इफेक्टिवली मेरे को 25,000 ही इंटरेस्ट अलाउ हुआ। तो अल्टीमेटली यहां 2 लाख ही हुआ। तो ये 5,000 की कटिंग हुई इंटरेस्ट की, तो वो कौन सी वाली मकान में से हुई? हाउस सेकंड वाला इंटरेस्ट जो 30,000 है, उसमें से भी 5,000 कट हो गया। इफेक्टिवली 25,000 का डिडक्शन मिला हाउस सेकंड के इंटरेस्ट पर। क्योंकि एसओपी एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, दोनों के एग्रीगेट पर वो 2 लाख की लिमिट लगती है। इंटरेस्ट यहां 2,05,000 हो गया, उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 2 लाख तक। इस तरीके से ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो स्टेप 2, एज्यूम ऑल हाउसेस डीएलओपी, ताकि उनके डीएलओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू आ जाए। फिर स्टेप 2, एज्यूम ऑल हाउसेस एसओपी, ताकि उनके एसओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू सामने आ जाए। फिर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 2 मकान कौन से वाले हम एसओपी लें, एक डीएलओपी। 3 मकान है तो 3 ऑप्शन बन जाएंगे। क्लियर? और जहां लोअर टैक्सेबल वैल्यू होगी वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई डाउट? हाँ हाँ, कहां पर? यहां ऊपर
यहां ऊपर ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों आप इन सारे मकानों को डीएलओपी एज्यूम करके चल रहे हो, तो डीएलओपी के लिए तो हम लिमिट नहीं चेक करते हैं, तो यहां पर तो इंटरेस्ट पूरा आएगा क्योंकि हम इसको डीएलओपी एज्यूम करके चल रहे हैं। नहीं, एलओपी हो चाहे डीएलओपी हो, नो लिमिट। एलओपी हो चाहे डीएलओपी हो, नो लिमिट। एसओपी एनओपी होता है तो लिमिट है। अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? डीएलओपी होकर एज्यूम किया इसको, तो कोई लिमिट ही नहीं है, पूरा का पूरा आएगा इधर तो। ठीक है, चलिए होमवर्क नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क। 17, 18, 19 हमने डिस्कस कर लिया, 20 आपको होमवर्क करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे कल समझते हैं।